चलो, वेलकम बैक। हम अपने सिलेबस का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मार्क्स के हिसाब से तो इसके मार्क्स ज़्यादा नहीं है, आपके 8 मार्क्स है। बट लाइफ के लिए मतलब सीए के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको ना अकाउंटिंग भी अच्छी हद तक समझ आ जाएगी। अगर आप फोकस करोगे इस चैप्टर पे तो आपको ये समझ आएगा कौन सी चीज़ कहाँ आती है, प्रॉफिट अगर बढ़ता है क्यों बढ़ता है, पैसा कहाँ फंस गया, ये सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने बोला कि सर आराम से पढ़ाना, बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे, पढ़ाऊंगा मैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं कि जब हमने पढ़ा था कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। वहाँ हमने बोला जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आता है, हम्म। बैलेंस शीट आता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है। हम्म। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। और स्टेटमेंट ऑफ पेबल। तो अभी तक हमें समझ आया कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी एंड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 129 of the Companies Act 2013, every company has to prepare a कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? हर कंपनी को ये मैंडेटरी बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर इसके नाम को हम डाइसेक्ट करेंगे तो समझ आता है कि एक स्टेटमेंट बनाना है जो आपको कैश का फ्लो बताएगा। अब फ्लो जो होता है बिजनेस में कैश का, वो दो तरह से हो सकता है। इनफ्लो। या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा। तो अगर मैं ये बिजनेस बनाऊंगा यहाँ पे, आप याद करो जब हमने स्टार्टिंग में लेक्चर पढ़ा था हमने बोला कि ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा business। बिजनेस है। तो बिजनेस के अंदर कैश आ सकता है, जा भी सकता है। बिजनेस से कैश हम्म। जा सकता है। ठीक है, जो कैश बिजनेस में आ जाएगा उसको बोलेंगे कैश का इनफ्लो। कैश जो बाहर जाएगा बिजनेस से उसको बोलेंगे आउटफ्लो। अब मेरे पास अभी क्लास में लाइव 6 बच्चे हैं। 6 बच्चों में से मैं हर बच्चे से पूछूंगा, मुझे आप एक इनफ्लो के एग्जाम्पल दे दो और एक आउटफ्लो के एग्जाम्पल दे दो। एक बच्चा एक एग्जाम्पल देगा, जो जल्दी देगा वो बच जाएगा। एक कैश इनफ्लो की एग्जांपल देनी है और एक कैश आउटफ्लो की एग्जांपल देनी है। बिजनेस में किस तरीके से कैश आता है, किस तरीके से कैश जाता है बिजनेस में। बिजनेस की बात परचेज करें, एक इनफ्लो की एग्जांपल दे दो, एक आउटफ्लो पर की। एक बच्चा एक एग्जांपल, चलो। परचेज गुड्स। परचेज, एक मिनट, परचेज गुड्स किसने बोला? मैंने मुनाजा मुनाजा। ने। इससे मेरा कैश इनफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा। कैसे? सर जब हम गुड्स परचेज करेंगे, हमारे पास गुड्स आएंगे और हमारी दुकान से कैश चला जाएगा जो हम अपने सप्लायर को देंगे। तो मैं इसको लिखूं कैश परचेज, हम्म। क्योंकि अगर क्रेडिट परचेज होगा, क्रेडिट परचेज से मेरा कैश नहीं जाएगा। तो एक आपने आउटफ्लो बोला, बेटा आप एक इनफ्लो भी बता दो। कैश सेल्स। कैश सेल्स, कैश सेल्स से क्या होगा? सर जब हम सेल करेंगे कैश में, तो जिसको हम माल बेचेंगे वो हमसे गुड्स लेगा और हमें कैश देगा, तो बिजनेस में कैश इनफ्लो होगा। कैश सेल्स ये कहा गया। सर समझ पाओ। अब दूसरा बताओ कोई। बहुत आसान है, जितना जल्दी बताओगे उतना टाइम बच जाएगा, हम कुछ और पढ़ सकते हैं। चलो साहिबा बेटा आप बताओ, एक लोन। इनपुट एग्जांपल दे दो कि बिजनेस में इस तरीके से कैश आता है। बिजनेस में कैश आ रहा है फॉर वट एवर द रीजन में भी, आपको देखना है कि इससे कैश अंदर आ रहा है कि कैश जा रहा है। अगर कैश जा रहा है तो आउटफ्लो हो जाएगा, अंदर आ रहा है तो इनफ्लो होगा। बताओ बेटा। रेंट पेड। रेंट पेड, सर अगर हमारा दुकान रेंट पर है और हम रेंट पे कर रहे हैं तो उससे बिजनेस से कैश आएगा कि बिजनेस से कैश जाएगा? जाएगा। जाएगा। तो सर एक कैश आउटफ्लो है रेंट पेड। वेरी गुड। चलो बेटा एक इनफ्लो की एग्जांपल बता दो। बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है? मेरा एक डेटर था, उसने मुझे बिल दे दिया, एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो इसमें ना कैश आया ना कैश गया। बिल डिस्काउंटेड।
आराम से अभी साहिबा बेटा बताइए कैश इनफ्लो कैसे होगा, बाकी सब चुप करके बैठिए, बाकी अपना अपना एग्जाम्पल याद करके रखो आपको क्या बोलना है। हाँ साहिबा, और ट्राई करो। आपने कैश कैश बुक तो पढ़ा होगा ना 11th में, उसमें कितनी बार आ रहा था कैश यहाँ से आ गया, या विजुअलाइज करो भाई कैश आ रहा है बिजनेस में। जैसे इसने एग्जांपल दे दी मुन्ना ने कैश से, और क्या हो सकता है जिससे आपके पास कैश आ जाए बिजनेस। बिजनेस में कैश आ रहा है, वट एवर रीजन, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या मेन कैपिटल इंट्रोड्यूस। भाई बिजनेस स्टार्ट किया तो ओनर ने कैपिटल लगा ली, तो बिजनेस में पैसा आया ना। कैपिटल बोलो या एडिशनल कैपिटल बोलो, कैपिटल इंट्रोड्यूस, इससे कैश आएगा बिजनेस में, बिल्कुल सही है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अपने दिमाग को खोल के रखो। चलो अब मैं पूछूंगा, बताओ ताइबा बेटा आप बताओ। सर ड्राइंग्स जब हम करते हैं तो अगर कैश सर आएगा। हम ड्राइंग करेंगे तो बिजनेस में कैश आएगा, बहुत अच्छा सिंपल। ड्राइंग्स जो कैश में की होगी, ठीक है ना, गुड्स में की होगी तो वो नहीं आएगा। चलो इनफ्लो की बताओ बेटा। डेटर्स डेटर से क्या, कैश आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ऐसे बोलो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बिल्कुल ठीक, पैसा आएगा नहीं आएगा, जी सर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बहुत अच्छा। चलो जहरान बेटा आप बताओ। सर इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट आपकी इनकम आ गई, आपने बैंक में एफडी की थी या कुछ किया था, वहां से आपको इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट आपको कैश आया, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट रिसीव आपका इनफ्लो हो गया। बेटा चलो एक आउटफ्लो के एग्जांपल बता दो। सर परचेज ऑफ एन एसेट। परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, बिल्कुल सही। परचेज ऑफ एसेट, वेरी गुड। अब कुछ बचो, नाटिका, नाटिका वन सब गो। सर जब हम देखते हैं ना अपना सार ब्रांड, निशो अलग अलग नाव की वन सब गो। सर जब हम देते हैं ना किसी को अपना ब्रांड यूज करने, वो देता है ना हमें रॉयल्टी। हाँ रॉयल्टी रिसीव्ड, हाँ, और वेजेस। रॉयल्टी रिसीव्ड आपका इनफ्लो आएगा, वेजेस पेड। वेजेस पेड आपका। देखो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, आपने पीएनएल बना दिया, आपने बैलेंस शीट बनाई, इतने अकाउंट्स आ रहे हैं, तो जिस जिस अकाउंट में कैश इन्वॉल्व हो रहा था आराम से बता भाई इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है। सैलरी पे कर दी, कैश आउटफ्लो। जनरल एक्सपेंस कर दिए, कैश आउटफ्लो। डिविडेंड की इनकम आ गई आपको, कैश इनफ्लो। फिक्स एसेट को बेच दिया, कैश इनफ्लो। डेटर से पैसा आ गया, कैश इनफ्लो। सेल्स कर दी, कैश इनफ्लो। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके इनफ्लो के। आउटफ्लो तो परचेज कर दी, क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, ठीक है, बिल्स पेबल को पेमेंट कर ली, बीआर से पैसा आया, इनफ्लो, ये आपको समझ आया। तो आपको अब क्या लगता है क्या होगा इस कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब हमें एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें हमने दिखाना है बिजनेस में पैसा कहां से आया, बिजनेस में पैसा कहां गया। तो एक स्टेटमेंट बनाना है, उस स्टेटमेंट का नाम रखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप इसको एक ऐसे तरीके से भी समझिए। अब इसके लिए रिलेवेंट है कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 13 हमें बोल रहा है कंपनियों को कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अब आएगी बात ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। अब आएगी बात ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। इसको आप ऐसे समझ लो, कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि आपको चाय बनानी है, क्या बनानी है, चाय। चाय बनानी है। अब हमें सीखना है कि इस चाय को कैसे बनाएं, इस चाय को कैसे बनाएंगे। अकाउंटिंग में कुछ लगता है आपको कोई चीज होती है जो हमें गाइड करती है कि कैसे अकाउंटिंग करनी है। यस सर, उनको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। हियर इज एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एक एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एएस3। वो आपको बोलता है कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप बनाओगे उसको कैसे बनाओगे, हम आपको बताएंगे। तो एएस3 एक बताता है कि आपको चाय कैसे बनानी है। कंपनीज एक्ट ने बोला आपको चाय बनानी है, अब ये चाय हमें कैसे बनानी है ये हमें एएस3 बताएगा। तो अब हम एएस3 को बेसिकली पढ़ेंगे। तो कल को जब आप सीए करोगे, अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा तो आपको एएस3 पढ़ना है। एएस3 पढ़ोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा मतलब आपका एएस3 कवर होगा। तब ये दोनों साथ साथ में आते हैं। एएस3 आपको बताता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट चाय कैसे बनाते हैं। एएस3 नहीं बोलता है चाय बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए बोलता है आपको कंपनीज एक्ट। एएस3 आपको बताता है कि कैसे
बनाते हैं इस कैश फ्लो क्विक। क्या होगा, मैं अपने तरीके से बनाऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप अपने हिसाब से बनाओगे। मैं बनाऊंगा ऐसे, मैं लिखूंगा पहले सारे इनफ्लोज, आप फिर लिखूंगा आउटफ्लोज, आप लिखोगे पहले आउटफ्लोज फिर लिखोगे इनफ्लोज, कोई लिखेगा एक इनफ्लो एक आउटफ्लो एक इनफ्लो एक आउटफ्लो, सारे बनाएंगे स्टेटमेंट, बट इससे कोई मतलब समझ नहीं आ जाएगा। सबको बोलेंगे यूनिफॉर्म वे, आप क्या करो इस थ्री को फॉलो करो, वो आपको बताएगा किस तरीके से आपको ये चाय बनानी है। ठीक है, समझ आ रहा है? बुमा से ज्यादा तेज बना बिल्कुल। हाँ साहिबा, ठीक है ठीक सर, है, आया समझ। ठीक यस सर। ठीक था। अब यस सर। इसके पहले हम जाएंगे, पहले एक एक दो यूजेस समझेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले तो मकसद पता नहीं यार, क्या कंपनीज एक्ट तो बोल दिया कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, पीछे कोई दिमाग तो कुछ रीजन तो लगाया होगा ना भाई क्यों बनाना है। ऐसे ही मन नहीं किया ना भाई, समझ तो आया था पीएनएल बनाओ ताकि पता चलेगा नेट प्रॉफिट कितना आया, समझ तो आया बैलेंस शीट बनाओ ताकि पता चलेगा फाइनेंशियल पोजीशन। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी क्यों किया, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी क्यों किया? तो आप में से कोई लॉजिक लगा सकता है कि क्यों बोला गया है कंपनी से आप अपना पीएनएल भी बना दो, बैलेंस शीट भी बना दो। बैलेंस शीट तो दिख जाती है ना आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपको ओपनिंग हाँ कैश भी दिखता, क्लोजिंग कैश भी दिखता, प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट दिखता। फिर कंपनी से क्यों बोल रहा है कि भाई आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बताओ बताओ? सर, जरूरी मत ना है कि हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हमारे हाथ में कैश भी होगा, ये हम्म जरूरी नहीं होता है। और हम्म। हमें जो पता ही नहीं होगा कि हमारे पास कैश कितना है, कितना और रेज वो आपको करना है, बैलेंस शीट से क्योंकि पता चलेगा कैश कितना है। मैं बोल रही हूँ कैश की पोजीशन वो होता है टोटल हमारे पास कैश कितना है, लेकिन ये हमें ना पता होता है कि कैश कहाँ पे लग गया, किस चीज में हमें अब और जरूरत है कैश। दो चीजें आप बोल रहे हो, एक है कि हमें पता होगा कैश कितना है, द आंसर इज यस। आपको बैलेंस शीट में नीचे दिखता है कैश एंड कैश कितना, वहां पे देखो उस नोट में आपको पूरा पता चलेगा कैश कितना है, क्या है आपके पास, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, एफडी है, मतलब सॉरी डिमांड डिपॉजिट है आपका, क्या है कैश इन हैंड है, चेक है, क्या है, वो आपको सारा पता चल जाएगा, कैश एंड बैंक है वो आपको सारा पता चल जाएगा। और दूसरी चीज आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सर हमें ये नहीं पता है कि पैसा कहाँ गया, हाँ, पैसा कहाँ कहाँ जा गया। रहे हैं। तो हम्म। कंपनी एक्ट को लगता है यार शेयर होल्डर को तो पता होना चाहिए भाई, जो कंपनी पैसा जो आया कंपनी में कहाँ से पैसा आया और पैसा कहाँ गया। ऐसा तो नहीं है डायरेक्टर अपना घर ले रहे पैसा, प्रॉफिट कमा रहे हैं बट घर ले रहे हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको आइडिया देगा कि भाई कंपनी के पास पैसा आया कहाँ से और कंपनी ने पैसा कहाँ पे लगा लिया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, और ये ना जब इसको हम पढ़ते हैं, इसको अच्छे से देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। आपको बहुत सारी, मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको ना इसका मकसद समझ आएगा कि इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्यों बनाना है, और एक दो बहुत अच्छे रीजन लॉजिकल, हो सकता है आपकी बुक को वो चीजें मिले ही ना। दो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। एक कंपनी है जिसका ओपनिंग कैश था 2 लाख, समझ लेना मेरी बात। जब साल स्टार्ट किया था आपका कैश था 2 लाख रुपया। इस साल आपने प्रॉफिट जो कमाया, नेट प्रॉफिट, वो आपने 10 लाख कमाया, वो आपने 10 लाख कमाया। जब आपका ओपनिंग कैश 2 लाख था और आपने नेट प्रॉफिट कमाया 10 लाख, आप जब बैलेंस शीट देख रहे हो क्लोजिंग कैश एंड कैश आपका 1 लाख है। एज ए शेयर होल्डर जब कंपनी ने बोला कि भाई हमारा 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, आप हमने आपके मन में क्या फूटा, लड्डू फूटा कि कंपनी ने तो अच्छा प्रॉफिट कमाया है, कंपनी हमें डिविडेंड देगी। आप खुश हो रहे हो, खुश हो रहे हो ना हम्म। भाई, कंपनी कंपनी प्रॉफिट कमाते तो शेयर होल्डर को क्या देती है, डिविडेंड देती है। तो आपको लगा भाई कंपनी ने 10 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया तो हमें डिविडेंड मिलेगा, बट जब आपने देखा कि भाई कंपनी के पास तो कैश ही नहीं है, लास्ट में तो 1 लाख ही बचा है। ये प्रॉफिट जो कमाया था 10 लाख रुपए, ये कहाँ गया पैसा? अरे मुझे बताओ तो सही, पैसा कहाँ गया? आई वाज एक्सपेक्टिंग डिविडेंड एंड यू आर सेइंग कि हमारे पास कैश नहीं है डिविडेंड देने के लिए। तो इसके लिए क्या हेल्प करेगा आपको? भाई प्रॉफिट कमाया है, पीएनएल बता रहा है प्रॉफिट कमाया है, बट ये बैलेंस शीट में कैश क्यों नहीं दिख रहा है? कैश कहाँ फंस गया? घर नहीं हुआ था कैश, क्या करूं कैश? तो इसको आपको हेल्प कौन करेगा? कैश फ्लो। कैश फ्लो। कैश फ्लो में बताएगा ये 10 लाख से कैसे बढ़े, ये 10 लाख रुपए क्यों नहीं बढ़ा। ये कैश तो हमारे हिसाब से 12 लाख होना चाहिए था, 2 लाख पहले कैश था, फिर 10 लाख प्रॉफिट कमाया आपने, तो 12 लाख कैश होना चाहिए, 1 लाख की कैश क्यों है? उसके लिए हम बनाएंगे
कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। फिर हमें पता चला कि भाई पता है क्या है, 10 लाख तो मेरे पास यहाँ से कैश प्रॉफिट जनरेट हो गया था, मैंने 11 लाख का एक मशीनरी खरीदा। 2 लाख प्लस यहाँ से सपोज कैश आया था 10 लाख, मैं एज्यूम करता हूँ ये मेरा सारा कैश प्रॉफिट था। 10 और 2 लाख कितना हो गया, 12 लाख, है ना। मैंने 11 लाख का मशीनरी खरीदा। जब 11 लाख का मशीनरी खरीदा, अल्टीमेटली कैश क्या रहा, 1 लाख। तो देयर मे बी इंस्टेंसेस a company is earning huge profit but it's not paying dividend to the shareholders because इसके पास क्लोजिंग कैश ही नहीं बचता है। अभी कैश कहाँ गया, जमीन जमीन दबे हुआ, आसमान वाला आया टेम नहीं हुआ, कहाँ गया क्या। कैश फ्लो स्टेटमेंट बता देगा कि भाई कैश कहाँ से आया, कहाँ गया। ठीक है, तो कुछ दिमाग में जा रहा है क्यों बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, यस और नो। यस सर। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक अच्छी एग्जांपल देता हूं मैं। अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है ना। हम्म। सेम चीज है। नाउ देयर वाज दिस कंपनी जिनका ओपनिंग कैश था 2 लाख, हम्म। इनका नेट प्रॉफिट था 10 लाख, हम्म। और इनका क्लोजिंग कैश दिख रहा है आपको 31 लाख। ये कहाँ से आया? 2 लाख ओपनिंग कैश था, नेट प्रॉफिट आपका 10 लाख आ गया, कितना हो गया 12 लाख, कैश है 31 लाख। भाई कैश कहां से आया 31 लाख, क्या बना दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बताया तो आपको पता चला कि कंपनी ने क्या किया है, एक लोन लिया है 19 लाख। कंपनी ने एक लोन लिया है 19 लाख का, कंपनी ने एक 19 लाख का लोन लिया। ये तो आपको चलो मिल गया, जो जितना देखेगा उसको उतना मिलेगा। कोई बोलेगा ठीक है 19 लाख का कैश मिला, 19 और 12 हो गए 31 लाख, 31 लाख का क्लोजिंग कैश पड़ा है। जो सरसरी तौर पे देखेगा वो बोलेगा ठीक है भाई 33 लाख इसलिए आ गए। पर जिसको अच्छी नजर होगी वो बोलेगा तो क्यों 53। जब तुम्हारा ऑलरेडी प्रॉफिट था, कैश था, उसको तुम कहीं और यूज नहीं कर रहे हो, तुम्हें लोन क्यों लिया, तुम इंटरेस्ट क्यों दे रहे हो बैंक में, बैंक को फजूल में। उल्लू के पट्टो, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कैश पड़ा है अपना 12 लाख, जिसको तुम अभी कहीं यूज नहीं कर रहे हो, इस लोन को क्यों लिया है। तो एज शेयर होल्डर तुम क्वेश्चन करोगे इनको, तुमने फालतू में बैंक से लोन क्यों लिया है, पूछोगे नहीं पूछोगे। हम्म। ये मैंने सिर्फ आपको 2 एग्जाम्पल दी। इसके बाद आप देखोगे हर एक पॉइंट से, जब आप कैश फ्लो को देखोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखोगे, तो क्या होगा, आपको चीजें मिल जाएगी जिस नजर से। जैसे हम बोलते हैं ना, खुदा बचे मतलब मुशाबत नहीं होनी चाहिए, एक पर कुरान मजीद में बना के आप जितना डेप्थ में कुरान के आयत में जाओगे उतना आपको वहां से खजाने मिलेंगे। नॉट कंपेयरिंग इट इज, अल्लाह ताला बचे अगर तुम बराबर समझे। जितना आप कैश फ्लो स्टेटमेंट डेप्थ में एनालिसिस करोगे उतना आपको वहां से बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दी, एक जहां पे कैश बिल्कुल गायब हो रहा था, दूसरा जहां पे कैश आ रहा था। कैश फ्लो में बता देगा आया कहाँ गया था, बट सिमिलरली आपको बहुत सारी चीजें हिंट भी मिल जाएंगी। बहुत सारी कंपनीज होती है वो अपना कैश प्रॉफिट, वो अपना प्रॉफिट बहुत दिखा रही है, बट डिविडेंड की बात आती है वहां पे हमें डिविडेंड देने के लिए कुछ है नहीं, पैसा इधर गया उधर गया, ये गया फलाना गया ढिमकाना गया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बता देगा कि कहाँ पैसा गया। और दूसरी चीज आपको, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, कैश इनफ्लोज दिखाओगे, आउटफ्लोज दिखाओगे, आपको पता चलेगा कंपनी कैश को अच्छे से मैनेज कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। जहां से पता चला भाई कंपनी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही, जब आपके पास आरबी कैश आया था, व्हाई डिड यू टेक लोन फ्रॉम द बैंक, आपने क्यों और पैसा ले लिया, उस पैसे की जरूरत ही नहीं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको पता भी चल जाता है कि भाई आपकी कैश मैनेजमेंट अच्छी हो जाती, आपको आइडिया मिलता है कि भाई आपको लोन लेना था या नहीं लेना था। तो आपकी बहुत सारी गलतियां जो है वो ठीक हो सकती है। और फिर जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, इसके बेसिस पर आप प्रोजेक्शन भी करते हो कि फ्यूचर में अगर मेरे को बजट बनाना है कि फ्यूचर में कैसा होगा, अच्छा आज इस साल मेरा सेल इतना था, अगले साल इतना होगा, तो उसके लिए मुझे कैश इतना चाहिए, यहाँ से इतना जाएगा वहां से इतना जाएगा, तो फिर मुझे कितना कैश जरूरत पड़ेगा। इन इंडियन ऑयल व्हाट वी डू नॉट लाइक दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तो हम बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट और इस तरह के लिए, उसके बगैर भी देर दिस कंसेप्ट इन इंडियन ऑयल व्हिच फॉलो दैट्स कॉल्ड कैश मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, कैश मैनेजमेंट। हम हर दिन कैश बजट बनाते हैं, क्या बनाते हैं। इंडियन ऑयल कैश इतनी बजट। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरे साल में मैंने आपको दिया 9 लाख करोड़ की सेल दिया, 9 लाख करोड़। गिन लो आप जीरो कितने थे, लास्ट ईयर हमारी सेल थी, इस साल हमारा 10-12 लाख करोड़ का सेल हो जाता है। उसके बावजूद भी हम ऑल इंडिया लेवल पे हम हर दिन का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। बेसिकली पूरा स्टेटमेंट ऐसे नहीं बनाते, हम देखते हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में मेरे को रिसीट्स किस किस पेट्रोल पंप से कितना आ जाए, इस तरह से हमने मैकेनिज्म रखा है, और ये सारा काम कंप्यूटर पे एक्सेल में होता है। फिर हम देखते हैं कि मेरे कहाँ कहाँ पे पेमेंट से कितना खर्च होने वाला है। फिर मुझे आइडिया मिलता है कि भाई मेरे को कैश कम तो नहीं पड़ेगा अगले दिन,
पता चला कि अगले दिन, मतलब आज मैं बना रहा हूँ बजट कल के लिए, पता चला कि मेरे पूरे इंडिया में जो मेरे अकाउंट में कैश आने वाला है वो 5,000 करोड़ है, और मेरी पेमेंट है 6,000 करोड़। भाई मेरे अकाउंट में तो किसी की चेक बाउंस हो जाएगी, ये हो जाएगी, मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब पूरे एनालिसिस करता हूँ, भाई 5,000 करोड़ का आने वाला है मेरा इनफ्लो, 6,000 करोड़ का जाने वाला है, तो 1,000 करोड़ से मैं शॉर्ट करूँ, तो मैं रातों रात क्या करता हूँ, बैंक से परचेज कर लेता हूँ। उनको बोलते हैं, हम कमर्शियल पेपर बोलते हैं, कॉल मनी बोलते हैं, नोट्स मनी बोलते हैं, ये मैं बैंक से खरीदता रहता हूँ। रातों रात बैंक को बोलता है एक दिन के लिए मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसे की जरूरत है। तो कॉल मार्केट से मैं इस पैसे को खरीदता हूँ ताकि मेरा डिफॉल्ट ना हो जाए। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ऐसे तरीके से आपको हेल्प कर लेता है। मैंने आपको एक दो प्रैक्टिकल एग्जांपल बोले, बाकी फिर ही आप पढ़ लेना खुद से कि क्या क्या ये एडवांटेज होते हैं, ठीक है, बट मैंने आपको दो प्रैक्टिकल एग्जांपल बोल दिए, ठीक है ना। अब अब जो ऊपर था, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको? मजा आ रहा है कुछ पढ़ने में कि ठीक है भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट की ईगरनेस हो रही है कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, लॉजिक समझ आ रहा है क्यों जरूरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ईगरनेस क्रिएट हो रही है कि भाई हम भी सीखेंगे इस चाय को कैसे बनाते हैं। हम्म, तो चाय को बनाना स्टार्ट कर ले, देखें क्या बोलते हैं कि चाय के बारे में क्या बोल रहा है। ये बोलता है कि हम बिजनेस में क्या करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। क्या करते हैं एक्टिविटीज। बिजनेस में? हम एक्टिविटीज करते हैं। मैं इसको सिंपल करता हूँ, बिजनेस में हम ट्रांजेक्शन करते हैं नहीं करते हैं, अकाउंटिंग टर्म में इनको ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ऐसे आप लेवल से एक्टिविटीज बोलते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता है कि इन सब एक्टिविटीज को हम तीन कैटेगरीज में डालते हैं। क्या डालते हैं? तीन कैटेगरीज। जो भी हमारे बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, पहला काम हम करेंगे, इनको हम तीन कैटेगरीज में डालेंगे। क्या डालेंगे? तीन कैटेगरीज। तीन कैटेगरी। एक होती है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या होता है? इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी। तीसरा होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है। चलो मैं पहले यहाँ पे बनाता हूँ बैलेंस शीट। क्या बनाता हूँ? बैलेंस। बैलेंस। मैं बनाता हूँ जैसे हम पहले बना रहे थे बैलेंस। यहाँ पे मेरा आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, यहाँ पे आते हैं एसेट्स। ठीक है। ये मेरे आते हैं फिक्स एसेट्स। क्या आते हैं? फिक्स एसेट्स। मेरी अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स है वो आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे आ रहे हैं करंट एसेट्स। ठीक है। यहाँ पे मेरी आ रही है शेयर कैपिटल, यहाँ पे मेरे आ रहे हैं डिबेंचर्स, यहाँ पे मेरे आ रहे हैं करंट लायबिलिटी। मैंने मोटा मोटी दो तीन रखे, मैंने ज्यादा नहीं रखे। ठीक है। और मैं बना रहा हूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जिसमें मेरा सेल्स आ रहा है, मेरा परचेज आ रहा है, ठीक है ना, और मेरे फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस आ रहे हैं, ये सारे मेरे ट्रांजेक्शन है। ठीक है, मोटा मोटे सारे ट्रांजेक्शन आ गए। आप फाइनेंशियल में याद रखो, आपका जो ट्रेडिंग एंड पी अकाउंट है और आपका बैलेंस शीट। तो बोलते हैं जो आपकी एक्टिविटीज है उनको हम करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, क्लास में करेंगे तीन एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटी होगी बिजनेस में, या तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, या तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, या तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो आपका पहला काम होगा ये देखने के लिए कि वो अगर लिखा है कोई भी ट्रांजेक्शन का है, तो आपको देखना है कि ये पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, कि ये फाइनेंशियल एक्टिविटी। बोलोगे सर वो तो ठीक है, पहले आप बताओ तो सही कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है। कोई ट्राई करना चाहता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? मेन क्या? हाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? मेन मतलब कि जो हमारे कोर बिजनेस से होता है ना, जो हमारी कोर एक्टिविटीज होती है। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस।
और कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जिस जो बिजनेस आप करते हो उस बिजनेस के लिए, उस सेल करने के लिए, उस परचेज सेल के लिए जो भी आपको कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिविटीज होती है वो सारी कहलाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो सारी कहलाती है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी। जैसे कल देखा था हमने वो ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसमें आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ रहा था, फिर अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ रहा था। वो सारे किसके बाद है? वो सारे आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको और क्लियर हो जाए। स्टार्टिंग विद आपने परचेजेस कर ली, ठीक है, परचेज कर ली, आपने सेल कर ली, आपने सैलरी पे कर ली, आपने रेंट पे कर ली, आपने डेटर से पैसा ले लिया, आपने क्रेडिटर को पैसा दे दिया, आपने बिल्स रिसीवेबल से पैसा आया, आपने बिल्स पेबल पे कर ली। ये सारे जो है, ये सारी एक्टिविटीज आए, ये मेन एक्टिविटीज है जिसके लिए आप बिजनेस करते हैं। ये सारी आपकी कहलाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अब क्या आपको समझ आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी? यस सर। अब इसमें एक कैच है, इसमें एक कैच है, वो मैं बाद में बताता हूँ। अब दूसरा आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा करूंगा बैलेंस, ये जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है, इसके ऑलमोस्ट मेरे सारे खर्चे जो है या सारे रेवेन्यू जो है वो मेरे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। वो मेरी सारी ऑपरेटिंग, सिवाय अगर मेरी कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या मेरा कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो दो मेरे ऑपरेटिंग नहीं है। वो आपको पता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे मैंने डिविडेंड इनकम बोला था, इंटरेस्ट इनकम बोला था, वो मेरी मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है ना। ये आपने ऑलरेडी रैक बैलेंस में पढ़ा। अगर मेरे को इंटरेस्ट मिला है या मेरे को डिविडेंड मिला है या मैंने इंटरेस्ट पे किया या मैंने डिविडेंड पे किया है, वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तो मेरे पीएनएल में अगर कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, वो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सिमिलरली अगर मेरे को इनडायरेक्ट इनकम कोई आई है जो मेरा मेन प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं चलेगा। बाकी पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट सारे जो आइटम्स है वो मेरे ऑपरेटिंग है। और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा मेरे करंट एसेट्स जो है और मेरे करंट लायबिलिटीज है, जिनको हम बेसिकली वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल आइटम्स भी जो है मेरे लिए वो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है ना। डेटर है, मेरा स्टॉक है, ये मेरा मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है ना। तो ये सारा मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा, ठीक है। अब इतना याद रखो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जब पढ़ेंगे तो और क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे बच्चों को कंफ्यूज होते वो था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैं याद से विचार दोस्त तो पढ़ना हुआ में हाई स्कोर होते ट्यूशन। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं ना, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो सोच में बना दोस्त तरह नहीं समझती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम पढ़ेंगे इसको आगे, फिर हम बोलते हैं, मतलब जैसे अभी तो क्लास में करेंगे ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंस। फिर वो बोलता है आप बना लो पहले इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आप बोलो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या आ गया, फिर बोलो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या आया, फिर बोलो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या आ गया। फिर तीनों का प्लस माइनस करो कि टोटल इनफ्लो आउटफ्लो कितना आ गया। ओपनिंग को वो ऐड करो तो आपको क्लोजिंग मिलना चाहिए। वो ऐसे बनाना है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो मेरे को उसका बेचारे का वो बात याद आ रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसने समझाया, मुझे समझ आया। जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गई, ये मुझे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मुझे समझ नहीं आया उसका। तो वो बेचारा एक कश्मीरी वर्ड यूज करा थोड़ा। तो सर पोस्ट फंसो, क्या सुना सर? अब बहुत टाइम हो गया, अब 11 साल हो गए, 11-12 साल हो गए जब की बात है। सो सुना सोच, अगर पोस्ट फंसो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसको आउट करो। मैं सोच रहा था भाई फंसा तो आउटफ्लो कैसा, वो तो बिजनेस नहीं रहा। मेरे को ये बात समझ नहीं आती। एनीवे ये जहाँ इन्वेस्टिंग, सो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फंसो को। अगर मैंने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया तो न्यू पोस्ट फंसो प्लांट एंड मशीनरी, तो वो हो गया मेरा आउटफ्लो ऑफ द कैश। एनीवे द पॉइंट इज हियर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? आपको नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से क्या फील आता है? आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, आपने कहीं पे, ये समझ आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप कैसे है, कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। तो अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई इन्वेस्टमेंट दिख रही है, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, कहीं पे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, इक्विटी शेयर्स किए, किसी में बैंक एफडी की है बहुत ज्यादा टाइम के लिए, वो आपको समझ आता, वो इन्वेस्टमेंट है। मगर
अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स भी परचेज किए, वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आप अपने पैसे को कहीं लगा रहे हो। इसमें इन्वेस्टिंग में सिर्फ उतना ही नहीं आ रहा है जो आपने कहीं पे इस पर्पज से भी लगाया कि वहां से कल को आपको डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, जो आप उस पर्पज से इन्वेस्ट में लगा रहे हो, नहीं। जो आपने नॉन करंट एसेट में भी पैसा लगाया है, दैट इज ऑल्सो योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ आई बात कि नहीं? वही मेरी वाली बात हो गई, आपको भी नहीं आया अभी समझ? एक तो इन्वेस्टमेंट पे और फिक्स्ड एसेट में हमें देखना है। हाँ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपके आते हैं ये, एक तो जो आपके फिक्स्ड एसेट्स है और जो आपके इन्वेस्टमेंट्स है, इनको हम बाइफरकेट करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या हम करेंगे, ये मेरी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, इनको हम रखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। किसमें रखेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका आता है, सर क्यों? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलता है कि आप, वही बात आ रही है ना, वो पैसे का फंसना, कि ये पैसा जो लगा, ऑपरेशन जो पैसा आया, वो कहाँ अच्छा पे लगा। ब्लॉक होता है इसमें, वही हाँ, ब्लॉक होता है पैसा इनमें। ब्लॉक भी हो सकता है, इससे रिलीज भी हो सकता है। अगर आपने फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, हम्म, तो वो कैश आउटफ्लो हो गया। हाँ। तो आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रखोगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? वो आप रखोगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, वो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं रखना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको रखना है सेल परचेज ऑफ गुड्स। क्या रखना है? सेल परचेज ऑफ गुड्स। जो पैसा आप लॉन्ग टर्म एसेट में लगाते हो, वो आपका क्या रहेगा यहाँ पे? इन्वेस्टिंग है। ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी इस चीज को डाइजेस्ट करने में। जैसे मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मीनिंग बताता हूँ, तो लिखा है दीज आर द, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको क्या क्लासिफाई करना है? दीज आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल। एक्विजिशन मीन्स परचेज, डिस्पोजल मीन्स सेल। अगर आपने फिक्स्ड एसेट सेल किया, तो वहां से आपको सपोज आपने 1 लाख का फिक्स्ड एसेट सेल कर दिया, अब आप बोलोगे ये तो मुझे इनफ्लो आ गया। इस इनफ्लो को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानोगे? ये आपने बोला है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या बोलना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको दो चीज आएंगी, एक ये फिक्स्ड एसेट, और दूसरा अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी है, इन्वेस्टमेंट करती है, वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और फिक्स्ड एसेट में जो भी आपने परचेस किया या सेल किया, वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगी। तो डेफिनेशन है इसका, investing activities are the acquisition and disposal of long-term assets such as land, building, plant, machinery, etc. and other investment which are not including cash on hand. अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो शॉर्ट टर्म है, जो आपकी कैश इक्विवेलेंट में आती है, उसमें हम आ जाएंगे अभी, तो वो तो कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगी। उसके बगैर अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, वो आपका आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब मतलब क्या हो गया जब हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? चाहे वो इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, मतलब दिखाता है। अगर वो आउटफ्लो होगा, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब होगा कितना पैसा आपने पर यूज किया है, कितना एक्सपेंडिचर आपने किया है कैपिटल गुड्स के लिए। तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया है या आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, वो आपको बता देगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो कैश आएगा, उतना आपको आइडिया मिलेगा कि आपने नए एसेट्स परचेज करने में, नए इन्वेस्टमेंट करने में कितना पैसा ब्लॉक कर दिया है नेट में। समझ आई बात? Cash flow from investing activities represents the extent to which expenditure has been made for resources intended to generate future income and cash flow. Investing activity में आप देखो, अगर ट्रेडिंग कंसर्न होगी, जो सेल परचेज ऑफ गुड्स करे, उसके लिए जो होगा फिक्स्ड एसेट बहुत कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। पर जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होगी, उसके लिए जो फिक्स्ड एसेट होगा वो बहुत ज्यादा होगी, है कि नहीं? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से बेसिकली आप क्या करते हो? फिक्स्ड एसेट में जब आप पैसा लगाते हो, क्या होता है? उससे आपको इमीडिएटली रेवेन्यू नहीं मिलता है, फ्यूचर के लिए आपको रेवेन्यू आ जाता है। फिक्स्ड एसेट के बारे में क्या बोलते हैं? ये वो एसेट्स हैं जिनसे आपको रेवेन्यू आ जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिनमें आप पैसा लगाते हो इसलिए कि आपको फ्यूचर में वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। ये इन इटसेल्फ एक रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। रेवेन्यू इज द परचेज सेल ऑफ गुड्स। बट फिक्स्ड एसेट में आप इसलिए इन्वेस्ट करते हो क्योंकि फ्यूचर में आप उससे कमा पाओगे। एक मशीनरी आप खुद से, आप डिसाइड करोगे मैं खुद से मशीनरी, मैं खुद से गुड्स परचेज बना लूं कि मैं गुड्स डायरेक्टली परचेज करूं। जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने रेडीमेड गारमेंट का कारोबार करना है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सेल परचेज कर दूं रेडीमेड गारमेंट को जल्दी, मतलब डायरेक्टली परचेज करके सेल कर दूं, या तो मैं खुद से बना दूं। खुद से बनाने के लिए मेरे को मशीनरी खरीदना पड़ेगा, फिक्स एसेट लगाना पड़ेगा। तो उस फिक्स एसेट में क्या कर रहा हूं मैं अपनी कंपनी का पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, फिर वहां से मैं रेवेन्यू जनरेट करूंगा। तो फिक्स्ड एसेट को परचेज करना मेरे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, फिक्स्ड एसेट को परचेज करना मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ आ रही है बात के नहीं आ रही है? हाँ,
थोड़ा आ रहा है। थोड़ा आ रहा है ना, सब कोई बात नहीं, थोड़ा भी आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। थोड़ा और आगे चलते हैं, हम आज इसी पे जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि आप बिजनेस के लिए पैसा है कहां से उठा रहे हो। बिजनेस के लिए पैसा उठाओगे ना काम करने के लिए, सोर्स होगा ना पैसा। सोर्स क्या हो सकता है, या तो आपका अपना शेयर कैपिटल होगा, अपना पैसा होगा, या तो आपने लॉन्ग टर्म लोन, वेंचर्स, बोरोइंग होंगे, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहे हैं। तो जो मेरी ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये मेरी कहलाई जाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि यहां से मैं फाइनेंस उठा रहा हूँ। क्या उठा रहा हूँ? फाइनेंस का। या इसको मैं कल को पे करूंगा, मैं डिबेंचर्स को पे करूंगा, मैं लोन को पे करूंगा, तो वो एक्टिविटी मेरी कहलाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या कहलाएगी मेरी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोलता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द एक्टिविटीज, financing activities are the activities that result in change in the size and composition of the owner's capital and the borrowing of the enterprise. So cash flow statements, sorry, cash flow from finance are useful in predicting the claims of the future cash flow by providers of funds. ठीक है? तो बेसिकली अगर आप अभी तक देखोगे हमने क्या किया, हमने जितने भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, जितनी भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, वो लास्ट में क्या होता है, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं बेटा, आपको पता है ट्रायल बैलेंस में ना समरी ऑफ ऑल अकाउंट्स आती है। डू यू एग्री विद मी और नॉट? यस। मैं इसको और इसको इलाबोरेट करूं। ट्रायल बैलेंस में समरी ऑफ ऑल एक्टिविटीज आती है। एग्री विद मी और नॉट? हाँ, ट्रायल बैलेंस में समरी ऑफ ऑल अकाउंट्स आती है, मतलब ट्रायल बैलेंस में समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन आती है, मतलब ट्रायल बैलेंस में समरी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज आती है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस की चीजें कहां जाती है? सर ट्रायल बैलेंस की चीजें या तो पीएनएल में जाती है या तो बैलेंस शीट में जाती है कि नहीं? यही तो होता है। ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें हैं वो या तो पीएनएल में जाती है या तो बैलेंस शीट में जाती है, जो आपने अभी तक बना दी है फाइनेंस में, पीएनएल भी बना दिया आपने, बैलेंस शीट बना दी। अब आपको देखना है ये एक्टिविटीज है जो लास्ट में ट्रायल बैलेंस में आ रही है, इनमें से आपको देखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कौन सी है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी है। तो इसको आसान करने के लिए मैंने आपको बोला पीएनएल के, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी सारे आइटम्स हैं वो आप मानो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फोकस किस पे करना है? क्या ये आपकी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी के पैरेलली है? अगर उसी के लिए है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी जो है, जो काम आप करते हो, अगर आप फुटवेयर का है, रेडीमेड गारमेंट्स का, तो रेडीमेड गारमेंट्स के कंटेक्स्ट में जो भी आपकी एक्टिविटी है वो सारा आपका कहलाया जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें अगर मैं बेस बनाऊं तो मेरी पीएनएल के सारी चीजें आ जाएंगी, एक्सेप्ट फॉर क्या आ जाएगा मेरा, अगर मेरी कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसको मैंने नहीं लेना, तो इन दो को माइनस करो, बाकी सारे आएंगे। और बैलेंस शीट से क्या आएगा? बैलेंस शीट से आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ये नॉर्मली आपका जो जिस धंधे से काम करते हो उसी के कंटेक्स्ट में होता है। आपका डेटर होगा, आपका स्टॉक होगा, आपका क्रेडिटर होगा, उसके बारे में आपका सैलरी पेएबल होगा, कोई भी होगा, वो उसी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी के पैरेलल ही है, तो वो सारे आपके आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो क्या आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ आ गई? थोड़ा जवाब दो जल्दी। यस क्या सर। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। उसके बाद आप देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब आपने पैसा कहां से उठाया, बिजनेस करने के लिए आपने जो कैपिटल ले ली या लोन ले लिया आपने लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म होगा वो तो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, वो तो आपका रेवेन्यू जनरेट है। बट लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया, डिबेंचर ले लिए, शेयर कैपिटल ले लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल लिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लिया, उनको पेमेंट कर लिया, वो सारा चीज जो उनको पे कर लिया या जो उनसे ले लिया, वो सारा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। व्हेन वी से कि कभी कभी सुना है भाई इस गाड़ी को आपने कहां से फाइनेंस किया है, बोलते हैं ना ये चीज, Yes, sir. इनको फाइनेंस की कहां सा तुम इतना घर नहीं पता, मैंने आखिर 3 लाख की फाइनेंस, मतलब इसकी जो फाइनेंसिंग की थी मैंने बैंक से की थी और उसका लोन अभी तक कितना है, 3 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है। यही मतलब होता है अपने फाइनेंस कहां से कराया, भाई गाड़ी तो ली, इसको फाइनेंस कहां से कराया। तो वो फाइनेंस कराना इज द
एक्टिविटी इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आपने फिक्स्ड एसेट परचेज कर ली है, आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, पैसा कहाँ से आया? या तो आपने लाया होगा अपने घर से, दैट इज द ओनर्स कैपिटल, या आपने एज ए कंपनी डिबेंचर इशू कर दिया होगा, लोन लिया होगा, टर्म लोन लिया होगा, कुछ भी लिया होगा, वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ऐसी एक्टिविटी जहां से आपने ये पैसा उठाया बिजनेस करने के लिए, उसको आप रखोगे कहां पे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैटेगराइज करोगे। फिर आप देखोगे कि आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना पैसा लिया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आउटफ्लो हो गया। जैसे आपने लोन कुछ पे कर लिया, आपने इंटरेस्ट पे कर लिया। यहाँ पे जो मैं इंटरेस्ट पे किया था पीएनएल में, क्योंकि वो मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा, सॉरी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फिर तीसरा बचा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपका बचा अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर ली है वो, या आपने जो फिक्स्ड एसेट परचेज की है वो। समझ आई बात? तो बैलेंस शीट में जो आपका फिक्स्ड एसेट पार्ट बटा, वो आपका कहलाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जिससे आप फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट कर। समझ आई ये बात? ये आपको अभी तक थोड़ा याद रखना है। आगे बढ़े। सर आपने दी ना एग्जाम्पल, जो मतलब मैन्युफैक्चरर होगा और एग्जाम्पल वो मशीनरी लेगा, वो मतलब उसका जो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग होगा तो वही मशीनरी से लेगा ना वो। मशीनरी से लेगा, बट बनाए जब गुड्स बनाएगा ना, मशीनरी से क्या बनाएगा? फिनिश्ड गुड बनाएगा। फिनिश्ड गुड को अल्टीमेटली बेचना उसका रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। मशीनरी बनाना उसका रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। अगर वो मशीनरी खुद बनाता है तो उसके लिए रेवेन्यू जनरेट, मशीनरी से वो कमाएगा, मशीनरी से वो गुड्स बनाएगा, गुड्स बेचेगा, बट मशीनरी को परचेज करना उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। उसका ऑपरेशन से मशीनरी को चला के वहां से गुड्स बनाएगा। तो मशीनरी का जो लुब्रिकेंट लगेगा, मशीनरी पे जो बाकी चीज लगेगा, वो सारा उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बट मशीनरी परचेज करना इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। मशीनरी परचेज करना उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बिकॉज यहाँ पे वो पैसा फंसा रहा है। जो मेरा दोस्त बोल रहा था कि वहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे फिर आप कमा रहे हो, उसके बाद जो आप गुड्स बनाओगे वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ आ रही बात? मशीनरी परचेज करना आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं, सॉरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वहां पे आप पैसा लगा रहे हो। आपने देखना है कि आप पैसा कहां लगा रहे हैं। एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बिकॉज आप यहाँ पे अपना बिजनेस का पैसा लगा रहे हो। इसके आप फिर गुड्स निकालोगे, उन गुड्स को जब आप सेल करोगे अल्टीमेटली, ये आपका रेवेन्यू एक्टिविटी है, ये आपका रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। इसको परचेज करना आपका रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। इसके बाद फिर गुड्स बनाना और गुड्स को बेचना वो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ परचेज करना जो है ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको मैं नाते का बेटा एक दूसरे तरीके से बता, मैं आपको इसी इसी चीज को बहुत अच्छा क्वेश्चन पढ़ा बताया। मेरे को मशीनरी खरीदनी है बेटा, ठीक है, मेरे को मशीनरी खरीदनी है। ये मशीनरी आ रही है मेरे को 2 करोड़ की, ठीक है। अब मेरे पास 2 करोड़ रुपया नहीं है, मैं क्या गया बैंक के पास, मैंने बैंक से लोन ले लिया। मैंने बैंक से लिया 2 करोड़ लोन, ये मेरी एक ट्रांजेक्शन हो गई। यस सर, नो? यस सर। बैंक से 2 करोड़ रुपया लोन लिया, फिर मैंने इससे मशीनरी परचेज कर दी, ये मेरी दूसरी ट्रांजेक्शन होगी। फिर मैंने मशीनरी से गुड्स बना दिए और उनको सेल कर दिया, सपोज पूरे साल में 50 लाख की, तो मेरी 3 ट्रांजेक्शन हुई। एक, बैंक से पहले लोन लेना 2 करोड़ का, मशीनरी खरीदना 2 करोड़ का, फिर उस मशीनरी से गुड्स बनाना और उन गुड्स को बेच देना। गुड्स बनाते वक्त आपका कोई वो नहीं हो जाएगा, क्या बोलते हैं, आपको कोई मतलब ट्रांजेक्शन नहीं हो जाएगा, दैट्स अ प्रोसेस, बट देन यू मेक द गुड्स एंड यू सेल दोस गुड्स, वहां से आपका सेल हो जाएगा 50। नाउ यू हैव टू कैटेगराइज देम whether they are operating activities, whether they are investing activity, और whether they are financing activity। स्टार्ट करते हैं विद द बैंक लोन। तो बैंक लोन आपने जो 2 करोड़ का ले लिया, व्हाट इज दिस? इज इट योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी? आपको सिर्फ इस ट्रांजेक्शन पे देखना है, इस 2 करोड़ पे ट्रांजेक्शन पे देखना है। व्हेन यू टेक लोन ऑफ 2 लाख रुपीज फ्रॉम द बैंक, द एंट्री विल बी द कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ये जो 2 लाख रुपए आपके पास कैश आ गया, इज दिस अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इज दिस द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इज दिस द ऑपरेटिंग एक्टिविटी? सर ये मैंने पैसा उठाया है बैंक से, ये मैंने फाइनेंस कर लिया है, तो ये बिजनेस में मैंने पैसा लाया है, सोर्स क्या है? बैंक लोन। तो ये जो है मैंने फाइनेंसिंग की है किसी चीज के लिए, किसी एसेट के लिए मैंने फाइनेंसिंग करा ली है, तो दिस इज माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आप में से हर कोई मेरे साथ एग्री कर रहा है सर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? यस सर। कोई है जो एग्री नहीं कर रहा है? फिर हम आगे बढ़े।
मुझे नातिका की आवाज आ रही है, सारे बताओ, जल्दी बताओ। मुनजा, यस सर। साहिबा, यस सर। सब लोग एग्री कर रहे हो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? सर यस 2 सर। करोड़ का लोन ले लिया आपने, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? दिस इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप कैपिटल उठा रहे हो। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका दोनों आते हैं, ओनर्स कैपिटल भी आता है और डिबेंचर सब आता है। आप पैसा उठा रहे हो। अब ऐसा देखो, आप बैंक से पैसा उठा रहे हो, आप मार्केट से पैसा उठा रहे हो अपने बिजनेस के लिए। जो भी आप पैसा उठा रहे हो ना अपने बिजनेस के लिए, अब बेनिफिट होती सर, तो ये तो गमित कंफ्यूज फर्स्ट समझ, इसके कंफ्यूज उठाना समझ। ये पैसा उठाना हम टर्म यूज करते हैं, मार्केट से पैसा उठाना बिजनेस के लिए। दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ आई आपको बात? यस सर। अब देखो नाथ का बेटा, इससे आपने मशीनरी परचेज कर, तो मशीनरी परचेज करके आपका क्या हो गया? आपका कैश आउटफ्लो हो गया। तो कैश जो आपका निकला वो कहाँ हो गया? वो आपने इन्वेस्ट कर दिया है बिजनेस में, आपने उस पैसे को लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया? एक एसेट परचेज करने में। तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सही बोलता है कि एसेट्स को जो परचेज करोगे आप, लॉन्ग टर्म एसेट्स को जो आप परचेज करोगे, ये मान लो आप या आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज इससे आप फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करोगे। ये एसेट परचेज करना आपका प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये आपने इन्वेस्ट कर दिया एसेट में, तो ये कहलाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या कहलाएगा? आपका इन्वेस्टिंग। फिर इससे आपने फिर बाद में रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है? रॉ मटेरियल खरीद के फिर फिनिश गुड बना दिया और फिर उसको सेल कर दिया। अब रॉ मटेरियल का परचेज करना, गुड्स को फिर सेल कर देना, ये आपका कहलाएगा ओपीटी है। समझ आई बात? यस सर। अब और कुछ एग्जांपल्स देंगे, सिर्फ यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमारी नॉलेज के हिसाब से ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा या क्या बोलते हैं इसको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अभी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, अभी जस्ट हम क्लासिफिकेशन सीखेंगे, ठीक है? मुझे पता है इन्वेस्टिंग में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी इतना याद रखो कि मेरे लॉन्ग टर्म एसेट्स में या मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें जो पैसा मेरा जा रहा है या वहां से अगर मुझे कोई पैसा आ रहा है, वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, वो मेरा रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ठीक है? जब फिर हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तब आपको इसका लिंक भी समझ आएगा, बट अभी उतना डेप्थ में जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना? तो आप एक काम करो, आप इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ। हम अभी आज इतना ही करते हैं, एक दो एग्जांपल्स देंगे उसके साथ। हमने 7:15 पे स्टार्ट किया था फैमिली। एक आध एग्जांपल दूंगा आज, आपको कोई होमवर्क नहीं है, आराम से रेस्ट कर लेना। जो आपके अपने एग्जाम है उस पे जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 बोलता है क्लासिफाई द फॉलोइंग। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया बोलना, एक था आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या है? कैश एंड कैश। कैश मीन जो आपका कैश इन हैंड है या जो आपके बैंक बैंक में आपका पैसा है, वो आपका कैश कैश है। अब कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? अगर कोई भी आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ही हाईली लिक्विड है, लिक्विड आपने उस दिन पढ़ा था, लिक्विड मतलब जिसको आप जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। तो अगर आपके पास कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप 3 मंथ के अंदर अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपका कैश इक्विवेलेंट में आएगा। क्या आएगा? कैश अगर इक्विवेलेंट। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी है जिसको आप 3 महीने के अंदर अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, वो आपकी कहला जाएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वो आपका कैश इक्विवेलेंट में आएगा। तो जब हम परचेज करते हैं ना, जैसे हम शेयर्स परचेज करते हैं, आपको पता है शेयर मार्केट में आप अगले दिन ही बेच सकते हो। शेयर मार्केट में आप अगले दिन ही बेच सकते हो। अब ये आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, आपने परचेज ऑफ शेयर कर दिया, आपने परचेज ऑफ शेयर कर दिया। अब देखो शेयर क्या है ना, शेयर आपने परचेज किया इक्विटी शेयर लिस्टेड कंपनी का, ये आप चाहो तो अगले दिन ही बेच सकते हो, 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो अब आप शेयर को जो परचेज किया इसको आप कैश इक्विवेलेंट पे दिखाओगे, इसको आप दिखाओगे कि ये मेरा क्या है, परचेज ऑफ शेयर मेरा आपका, ये दिखाओगे ये मेरा क्या बोलते हैं इसको, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। सर ये अब डिपेंड करेगा कि भाई जो मेरा कैश है, ये जो मेरा शेयर मैंने परचेज कर दिया है तो बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट अगर देखा जाएगा मेरे पास ये जो शेयर है, ये मेरे को दिखाना है कैश इक्विवेलेंट। किसमें दिखाना है? कैश इक्विवेलेंट में, बिकॉज ये मैं अभी बेच सकता हूं, अभी मेरे पास पैसा आएगा, तो इसको मैं ट्रीट करूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है? तो मेरा कैश इक्विवेलेंट है। अभी जब क्वेश्चन आएंगे तब और इसको क्लियरली करा दो। और फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो इनफ्लो भी हो सकता है, कैश फ्लो आपका आउटफ्लो भी हो सकता है।
अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। आपको सिर्फ बताना है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या आपका कैश एंड कैश इक्विवलेंट, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और आपका कैश एंड कैश इक्विवलेंट। फॉर हेवन से कल कोई बच्चा ऑफ नहीं लेगा क्लास। अगर ऑफ लोगे ना फिर समझ नहीं आएगा। बर्दाश्त करो, थोड़ा टफ पेज है। कभी कभी कोई मैच खेलते हैं, टेस्ट मैच होता है तो पहले ओवर बहुत मुश्किल होता है। तो पहले एक दो ओवर मुश्किल होंगे, पहले एक दो लेकर आसान होता है, मुश्किल होंगे, फिर पिच आसान हो जाएगी बैटिंग के लिए। ऐसा नहीं करना कि गलत शॉट खेल के आउट हो जाओगे, फिर समझ नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। टेक टाइम। ले भी मुझे सीए इंटर तक भी ये चीज समझ नहीं आई थी। सीए इंटर में फिर खुद से इधर उधर मेहनत करके फिर मैंने इस चीज को समझ लिया है, ठीक है ना। तो मैं आपको भी 12th में इस चीज को पढ़ा रहा हूँ। अक्सर बच्चे आप देखोगे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट छोड़ते हैं। मैं इसके बाद एक यूट्यूब पे वीडियो भी है मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको मैंने और अच्छे तरीके से बोर्ड पे समझा दिया है। फिर आप उसको भी देख लेना, बट वो अभी अभी नहीं देखना, वो आप 2-3 दिन बाद देख लेना। हिम्मत नहीं हारना, कल क्लास ज्वाइन कर लेना। पहला पॉइंट है कैश सेल। तो आप मुझे बताओ, अगर कैश सेल है मेरा तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैश इक्विवलेंट, जल्दी बताओ, सारे बताओ इसका। ऑपरेटिंग। सर कैश सेल, मैंने सेल ऑफ गुड्स कर दिया है सर, मेरी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट एक्टिविटी है, तो कैश सेल मेरा आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है बेटा, सबका यही आंसर है। किसी को लॉजिक समझ नहीं आ रहा है तो बता दो। मैं पहले आसान आसान लूंगा, फिर उस पर और बात करेंगे। कैश परचेज, कैश परचेज, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अगेन मेरा क्या है, गुड्स को परचेज करना मेरा रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, तो ये मेरा आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सारे जवाब दो ना। मेन का अच्छा पता बात है तो रियल टाइम पे आप पहुंचती है। रियल टाइम। तो कैश परचेज क्या है मेरा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर मेरा क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग। बिकॉज डेटर जो है आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से क्रिएट हो गया और उनसे पैसा मिला, ये नॉर्मल नॉर्मल मामूल है बिजनेस का। इनकम टैक्स पेड, कंपनी ने इनकम टैक्स पे कर लिया। ये मेरा ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है कि कैश में कैश। ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग है, बिकॉज कंपनी जो है पैसा कमाएगी उस पर तो टैक्स देगी। तो जो इनकम टैक्स आपने पे कर लिया, इनकम टैक्स आप किस पे पे करते हो, जो आपका प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है, तो उस पे जो आप टैक्स दोगे वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्या है, तो जो आपने इनकम टैक्स पे कर लिया कंपनी के प्रॉफिट पे, वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा। ये बहुत अच्छा था जिसने ये जवाब दिया, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। ये समझ आया ऑपरेटिंग, इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्यों है, बिकॉज Yes. आप जो बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हो उसी पे आप टैक्स दो। प्रॉफिट कमाते हो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, उस पे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा कमाया उस पे टैक्स दे दिया, तो वो आपका आउटफ्लो हो जाएगा और वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आउटफ्लो है। पेटेंट परचेज, आपने एक पेटेंट परचेज कर लिया, किसी Invest. कंपनी का पेटेंट आपने परचेज कर लिया। पेटेंट आपका क्या होता है सर, पेटेंट Invest. हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है। सर आपने अभी बोला था टेंजिबल एसेट हो या इंटेंजिबल एसेट हो, ये दोनों आपके फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करंट एसेट है। उसमें आपने कोई पैसा लगा लिया, वो आपका क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या कहलाएगा, Investing. नहीं सारे जवाब देंगे। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट। पेटेंट आपका इंटेंजिबल एसेट है, तो इंटेंजिबल एसेट में या टेंजिबल एसेट में जो भी आप पैसा लगाओगे वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बिकॉज इस पेटेंट में आप अभी पैसा लगाओगे और यहाँ से फिर आप फ्यूचर फ्यूचर पेटेंट परचेज करके फिर वहां से कुछ चीज बनाओगे ना, कुछ बनाने पे आप प्रॉफिट कमाओगे। बट पेटेंट खरीदना आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो पेटेंट को परचेज करना आपका क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक और है
आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं एज ए कंपनी, आपने भी किसी कंपनी के शेयर खरीदे और उन्होंने उस शेयर पे डिविडेंड दे दिया। अब आपको जो डिविडेंड मिला वो बताओ, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी? फाइनेंस। कौन कौन बोल रहा है फाइनेंस, कौन कौन बोल रहा है ऑपरेटिंग, कौन कौन बोल रहा है इन्वेस्टिंग? उसमें लिख देता हूँ, है क्या यहाँ पे? इन्वेस्टिंग है। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव। कौन कौन बोल रहा है फाइनेंसिंग? मुनज़्ज़ा? नहीं, मेरा ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग बोला मुनज़्ज़ा ने, फाइनेंसिंग कौन बोल रहा है या इन्वेस्टिंग कौन बोल रहा है? जल्दी बताओ ना, 5 बचे हैं ना, जल्दी बताओ। बेशी चेयरमैन कर पानो वोट लास्ट सर नशी वीटो इन्वेस्ट पावर है ना, नशी यूनाइटेड नेशन मेरा वीटो पावर है, तुम कुछ भी बोलो मैं लास्ट में उल्टा पुल्टा कर सकता हूँ। चलो बताओ, मुनज़्ज़ा ने बोला ऑपरेटिंग, वन सा तोयबा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। देखिए बोल नातिका। नातिका से फार में मजा जबरदस्त तो पर नहीं, मुझे मेरा भी इन्वेस्टिंग है। मैंने ऑपरेटिंग बोला, सॉरी सॉरी, इन्वेस्टिंग, सॉरी, रियली सॉरी। अच्छा भाई बाकी साहिबा बेटा बताओ। मुझे लगता है फाइनेंस। कोई दिक्कत नहीं बेटा, दिमाग से सोचो, अमन मुगा से की है, मेरे पास वीटो पावर है, ठीक है। जहरान कौन सा सर सोच? इन्वेस्ट इन्वेस्टिंग जहरान, कोई बचे तोयबा इन्वेस्टिंग सर। इन्वेस्टिंग। चलो जहरान तुम मुझे लॉजिक बता दो क्यों है इन्वेस्टिंग? सर डिविडेंड हम करते हैं मतलब उस पे रिसीव। डिविडेंड बस हमने रिसीव किया है यस सर। उस इन्वेस्टमेंट में जो हमने कर लिया, तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी ना बेटा, साहिबा बेटा, वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी। तो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से बेसिकली इस बार इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो नहीं हो रहा है। जो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वहां से मुझे पैसा आ रहा है, तो वहां से इनफ्लो हो रहा है, बट किससे हो रहा है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मुझे पैसा मिल रहा है। दिस इज माई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर मैंने डिविडेंड दिया होता, एज ए कंपनी मैंने डिविडेंड दिया होता, डिविडेंड किस पे देता मैं? जो शेयर्स मेरी कंपनी के हैं, जो मैंने इशू किए शेयर्स, इशू जो मैंने शेयर्स किए थे, तो वहां पे मैंने कैपिटल रेज की थी, वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। तो उस फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए मैं इंटरेस्ट पे करूं या डिविडेंड पे करूं, वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। तो समझ आया साहिबा बेटा, आपको अपनी गलती रियलाइज हो गई? गलती नहीं, आपने लॉजिक लगाया, अब मैंने आपको बेटर लॉजिक दिया कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्यों है, ठीक है। यस सर। इसको मैं और ऐसे तरीके से लिखूंगा, अगर हमने डिविडेंड पे कर दिया, अब बताओ सारे बच्चे वो क्या आएगा? वो आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग। क्योंकि मैंने शेयर्स खरीदे, मैंने शेयर्स मार्केट में इशू कर लिए थे, वहां से मैंने पैसा रेज कर दिया था, वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी। अब इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए जो मैं कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ, जैसे मैं इनके लिए डिविडेंड दे रहा हूँ या मैंने लोन लिया था, लोन को मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। अब अगर मैं इंटरेस्ट पेड होगा, मैंने इंटरेस्ट पे किया था, इंटरेस्ट पे जो करूंगा मैं, वो मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। तभी मैंने आपको बोला पीएनएल में जब आपका इंटरेस्ट होगा, वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है। याद करो कल का हम जब ऑपरेटिंग रेशो पढ़ा था, हमने इंटरेस्ट को उसमें माइनस कर दिया, बिकॉज वो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। नाटिका, आपको तब भी डाउट हो रहा था ना वो ऑपरेटिंग में क्यों नहीं आता, बिकॉज दैट इज नॉट माई ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट्स माई फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट्स माई कॉस्ट फॉर द फाइनेंसिंग। तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता। नाटिका आपको याद आया परसों वाली बात, जब आप बोलते सर इंटरेस्ट तो हम उसी में लेते हैं, वो लेते हैं बिजनेस में, बट बिजनेस में भी अंदर हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मेरी अलग होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मेरी अलग होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मेरी अलग होती है। एंड दैट लीड्स टू योर EBITDA एंड देन EBT, है ना। तो वहां से आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। उससे पहले बता मैंने ऑपरेशन से कितना कमाया, माय EBITDA इज द प्रॉफिट व्हिच आई कम टू फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाउ डेप्रिसिएशन लेस करके, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, फिर EBITDA आता है एंड देन यू माइनस द इंटरेस्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी फर्स्ट, तब आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आता है। तो इंटरेस्ट अगर मैं पे करूंगा, डिविडेंड अगर मैं पे करूंगा, दीज आर माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट इंटरेस्ट अगर मैं रिसीव करूंगा, डिविडेंड अगर मैं रिसीव करूंगा, ये मैं इन्वेस्टमेंट पे कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट में रिसीव कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, उस पर जो मुझे डिविडेंड मिला है, उस पर जो मुझे इंटरेस्ट मिला है, वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगी, ये मेरा कैश इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा, ठीक है। सर इसका मतलब ये है कि डिबेंचर होल्डर के लिए डिबेंचर ये होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा छोड़ दो, मतलब डिबेंचर होल्डर अगर आप हो, आपने किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदा है, तो आप अपनी बुक्स में डिबेंचर को क्या दिखाओगे? इन्वेस्टमेंट दिखाओगे ना।
देखो बेटा, आप कहीं पे इन्वेस्ट करोगे? मेरा देखो, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, मेरी जो भी सैलरी आ रही है मैं इसमें से सब कुछ 20-30 हजार रुपया मंथली इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं जो भी इससे करूँ, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है ना। मैंने गोल्ड खरीदा, मैंने एफडी खरीदी, मैंने डिबेंचर खरीदा, मैंने शेयर खरीदा, मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा, दिस ऑल आर माई इन्वेस्टमेंट्स ओनली, है कि नहीं? यस सर। डिबेंचर होल्डर के लिए इन्वेस्टमेंट है, और जिस कंपनी ने डिबेंचर इशू किया उसके लिए लायबिलिटी है, मतलब उसके लिए फाइनेंसिंग उसके एक्टिविटी लिए है वो। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो उससे फाइनेंस रेज कर रहा है, मेरे लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इससे मुझे टाइम नहीं लगाना है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब आपकी एम्प्लॉयज की सैलरी है, जिस हेड ऑफिस में आप हो, जिस ऑफिस में आप काम करते हो, वहां के आपके डेली एक्सपेंस होते हैं, जनरल एक्सपेंस होते हैं, रेंट होता है, ये सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अगेन मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, ये सारा चीज मेरा क्या है? एडवर्टीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रेंट पेड, ऑपरेटिंग। रेंट पेड अगेन दिस माय ऑपरेशन एक्टिविटी। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव, इनकम टैक्स पेमेंट मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इनकम टैक्स से अगर मुझे को कुछ रिफंड मिला, अगेन दैट इज माय ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना। जब पेमेंट ऑपरेटिंग होगी तो उसकी वो भी ऑपरेटिंग होगी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये बता दो, और इसके साथ में लिखा है बाय नॉन फाइनेंस कंपनी, बाय नॉन फाइनेंस कंपनी। अब मैं आपको एक थोड़ा सा, एक ये मैंने सोचा था मैं कल के लेक्चर में इंट्रोड्यूस करूंगा, बट ये मुझे आज ही करानी पड़ी, ठीक है माँ? नो सर। अभी तक जो हम बात कर रहे थे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हमने समरी क्या बोला? प्रिंसिपल, रेवेन्यू जनरेटिंग रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। अब प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी चेंज हो सकता है, वो जो चेंज होता है वो दो तरह की कंपनी में डिफरेंट होगा। एक होगी नॉन फाइनेंस कंपनी, और दूसरी हो सकती है फाइनेंस कंपनी। पहले नॉन फाइनेंस कंपनी, अब एग्जांपल लतीफ की कंपनी, रेडीमेड गारमेंट कंपनी, जो पैसों में डील नहीं करते, मतलब जिनका मेन काम फाइनेंस वाला काम नहीं होता। जो नॉन फाइनेंस वाली कंपनी, जैसे रेडीमेड गारमेंट है, ऑयल कंपनी है, कोई और भी कंपनी लोग है, टेलीफोन कंपनी के लोग, ये सारी आती है आपकी नॉन फाइनेंस कंपनी। इनके लिए आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है? जैसे रेडीमेड गारमेंट के लिए अगर परचेज कर रहा है तो परचेज सेल, ये सारे रेवेन्यू। टेलीफोन वाले उनके जो मोबाइल के रिचार्ज बेचते हैं, ये इनका रेवेन्यू एक्टिविटीज है। तो ये कंपनी जो है नॉन फाइनेंसिंग कंपनी जो है, जब ये शेयर इशू करते हैं, समझ लेना मेरी बात, या डिबेंचर इशू करते हैं, या लोन लेते हैं, तो वो उनकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। क्या होती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ आई बात कि नहीं? एक नॉन फाइनेंस कंपनी, जिस कंपनी का मेन काम फाइनेंस में डील नहीं करना था, वो अगर कभी अपने बिजनेस के लिए लोन लेती है, शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को रन करे। उसके लिए वो क्या करती है? लोन लेती है, जो करती है उसको बोलते हैं कि अपने बिजनेस को फाइनेंस कर रही है। तो फाइनेंस कर रही है अपने बिजनेस को, उसके लिए वो क्या चीज कहलाएगी? उसके लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेगी। क्या कहलाएगी? फाइनेंशियल। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब उसमें जब ये इंटरेस्ट पे करेगा, तो इंटरेस्ट जब पे करेगा वो, या डिविडेंड वो पे करेगा, वो उस कहलाएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या कहलाएगी? फाइनेंसिंग। सिमिलरली एक नॉन फाइनेंस कंपनी जब कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेगी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर या डिबेंचर, तो वो उसकी कहलाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या कहलाएगी? इन्वेस्टिंग। और उसको डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट रिसीट हो गया, ये इसकी कहलाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां तक किसी को कोई डाउट? फिर से बोलिए इन्वेस्टिंग का। अगर एक नॉन फाइनेंस कंपनी है, जैसे मेरी कंपनी रेडीमेड गारमेंट कंपनी, बट हमारे पास पैसा सरप्लस था, तो हमने कई कंपनी के शेयर खरीदे। तो जब मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, किसी की एफडी खरीदी, किसी का कुछ खरीदा, म्यूचुअल फंड खरीदा, वो मेरा क्या कहलाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगा। हम्म, वहां से जो मुझे पैसा आएगा, प्रॉफिट आएगा, डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो मेरी इनकम फ्रॉम इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो। अब जरा इसको उल्टा देखो, अगर कोई फाइनेंसिंग कंपनी है,
मैं एग्जांपल देता हूँ बैंक की, एग्जांपल देता हूँ बैंक की। बैंक कंपनीज नहीं होती है, उनके लिए सेपरेट एक्ट होता है। सपोज बट समझ लो बैंक, एक बैंक है आपका। बैंक ने क्या कर दिया, या फाइनेंसिंग कंपनी है जिनका काम ही ये होता है लोन देके इंटरेस्ट कमाना, लोन देके इंटरेस्ट कमाना, या लोगों से लोन लेके उनको थोड़ा इंटरेस्ट देना। उनके लिए जो इंटरेस्ट और डिविडेंड ये सारी चीजें होती है ना, ये उनकी ऑपरेटिंग, ये उनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उनका मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है? बैंक का मेन, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछा, बैंक का रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है? accepting deposits and lending loans. लैंडिंग लोन। तो बेटा वो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना बैंक, वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। वो जो डिपॉजिट से पैसा ले रहा है ना, वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। वो जो लोन दे रहा है ना, वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। तो एक फाइनेंस कंपनी के लिए, एक फाइनेंस कंपनी के लिए ये जो आप सारी चीजें यहाँ पे पढ़ रही थी ना, जो बाकियों के लिए, ये जो बाकियों के लिए हो रहा था फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो एक फाइनेंस कंपनी के लिए हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सिवाय उस कैपिटल के लिए जो उसने शेयर इशू कर दिए थे। किसके लिए? अपनी कैपिटल के लिए। अपनी कैपिटल के लिए आप शेयर डिबेंचर इशू करोगे, वो आपकी फाइनेंसिंग है। पर उसके बगैर जो आप नॉर्मल लोन देते हो, नॉर्मल इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो एक फाइनेंस कंपनी को, फाइनेंस कंपनी अगर इंटरेस्ट पे कर रही है, वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग। बिकॉज फाइनेंस कंपनी का काम ही ये है कि भाई लोन लेना, लोन देना, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना, इसको इंटरेस्ट देना। तो वो अगर इंटरेस्ट ले रही है ना, वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो फाइनेंस कंपनी अगर इंटरेस्ट दे रही है, वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। समझ आई बात? तो एक क्वेश्चन इसको हम डिटेल में और करेंगे। आज जिम्नन आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय नॉन फाइनेंस कंपनी। अगर एक नॉन फाइनेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करेगी, तो इन्वेस्टमेंट उसके लिए क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उस इन्वेस्टमेंट को बेचना भी क्या माना जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि नॉन फाइनेंस कंपनी है। बट अगर ये फाइनेंस कंपनी होती, एक फाइनेंस कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट बेच रही है, भाई उसका तो काम ही है ना ये, एक फाइनेंस कंपनी का काम ही है इन्वेस्टमेंट को बेचना, इन्वेस्टमेंट को खरीदना। एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी का काम ही है इन्वेस्टमेंट को खरीदेंगे, थोड़ा प्रॉफिट पे फिर बेचेंगे। उनके लिए ट्रेडिंग एक्टिविटी है, उनके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी क्या करती है? वो शेयर को खरीदती है, आज कल प्रॉफिट हो जाएगा, बेचेगी, ऐसा करेगी। तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना जो है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। समझ आई बात? समझ आई बात? मैं एज ए नॉन फाइनेंस कंपनी अगर किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरे लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बट अगर मैं एक फाइनेंस कंपनी हूं जिसका काम ही है कि भाई शेयर खरीदना, भाई मैं रेडीमेड गारमेंट्स हूं, मेरा काम है रेडीमेड गारमेंट्स खरीदना, तो मेरे लिए रेडीमेड गारमेंट ऑपरेटिंग कंपनी होगा। बट मैं एक शेयर खरीदने वाली कंपनी हूं जो इन्वेस्टमेंट ही करती है, तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करना क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मेरे लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है। समझ आई बात? ये सर नो? Yes, sir. अच्छा, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स रेज कर लिए, मैं नॉन फाइनेंस कंपनी, मैंने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिया, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कि नहीं? Yes. फाइनेंशियल प्रेफरेंस शेयर इशू किया, उससे मेरी कैपिटल आ जाएगी। तो प्रेफरेंस शेयर जो मैं इशू करूंगा, वो मेरा क्या कहलाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। प्रेफरेंस शेयर को मैंने रिडीम कर लिया, उनको वापस पेमेंट कर लिया, अगेन दैट इज माय फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड बाय कमीशन, आप मेन आपका बिजनेस है, मतलब आप जो बिजनेस कर रहे थे उसमें आपको कमीशन मिलता था ट्रेडिंग में, दैट इज योर ऑपरेटिंग। कैश रिसीव फॉर लेटर ऑपरेटिंग। गुडविल परचेज, अगेन दिस इज योर इन्वेस्टिंग, बिकॉज़ आप इंटेंजिबल एसेट परचेज कर रहे हो। डिविडेंड पेड, डिविडेंड आपने पे कर दिया होगा अपने शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर से पैसा लिया था, दैट इज योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड भी पे करना, दैट्स योर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बैंक, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म मतलब 3 महीने से कम, तो ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। ये ना इन्वेस्टिंग है, ना ये फाइनेंसिंग है, ना ऑपरेटिंग है, ये आपका क्या है? डिपॉजिटिंग बैंक आपका कैश इक्विवेलेंट है। तो ये आप नहीं बोलोगे आपका कैश गया और कैश बैंक डिपॉजिट, ये आपका कैश गया ही नहीं, बिकॉज कैश गया कहाँ पे? बैंक डिपॉजिट है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, आप कभी भी उसको कैश में निकाल सकते हो। तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है बैंक इज कैश इक्विवेलेंट, तो ये आपका ऊपर में कहीं नहीं आएगा, ना ऑपरेटिंग है, ना इन्वेस्टिंग है, ना फाइनेंसिंग, बिकॉज आपका कैश गया, वहां से कहीं कैश फंसा नहीं, आउटफ्लो नहीं हुआ, बिकॉज फिगर चेंज हो गया, आज एक कैश था, अब ये बैंक में आ गया पैसा। तो दिस इज योर, it's not any activity, neither operating, neither financing, not investing. This is just cash deposit into bank.
तो ये आपका क्या है, कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, कोई होमवर्क नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, जितना दिमाग में गया है वेल एंड गुड, और कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कल हम और एग्जांपल्स देंगे, आपको अगर मन होगा करने के लिए तो इलस्ट्रेशन थ्रू करना, अगर मन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। कल हम और एक आध इलस्ट्रेशन करेंगे, पहले इस चीज पे हम ग्रिप लाएंगे कि एक्टिविटीज को हम क्लास में करना करते हैं, ऑपरेटिंग में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, एंड फिर इंशाल्लाह कल नहीं परसों हम स्टार्ट करेंगे चाय को बनाना। पहले हम चाय के इंग्रेडिएंट्स को समझेंगे, चाय पत्ती क्या होता है, इलायची क्या होता है, दालचीनी क्या होता है, पहले हम इनको समझेंगे। जब सीखे फिर मैं आपको बोलूंगा दालचीनी इधर डालो, ये इस टाइम में डालो, वो उस टाइम में डालो, वो हम इंशाल्लाह परसों से मिलके चाय बनेगा। ठीक है, यस किसी और को कोई डाउट? सर। एक्विजिशन और डिस्पोजल का बोलिए, आपने क्या बोला था? एक्विजिशन मतलब परचेज करना, डिस्पोजल मतलब बेच देना। अगर आप एसेट्स को परचेज कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और उसमें आपका क्या हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है। अगर आप एसेट को बेच रहे हो, मेरा फिक्स्ड एसेट था, मैंने उसको बेच दिया, फिक्स्ड एसेट को बेचना या फिक्स्ड एसेट को खरीदना मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब क्या होगा, फिक्स्ड एसेट को जब मैं परचेज करूंगा तो मेरा कैश आउटफ्लो हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बट फिक्स्ड एसेट को अगर मैं बेचूंगा तो वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगा, बिकॉज मेरा काम फिक्स्ड एसेट को बेचना नहीं है। तो उसको जो मैंने बेचा, वहां से जो कैश आया, ये मैं दिखाऊंगा कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक्वायर मतलब होता है खरीदना, डिस्पोजल मतलब होता है बेचना। ठीक है, यस सर। आज इतना ही करेंगे, किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, रेस्ट रेस्ट एश्योर्ड, हम इस चैप्टर को आराम से करेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। तो मन करेगा तो कोई इलस्ट्रेशन करना, मन नहीं करेगा तो कोई इलस्ट्रेशन नहीं करना। ठीक है, ओके। चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।